हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम टू द चैनल स्टडी एरा। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत सारे टॉपिक्स का बहुत सारे मेन इवेंट्स का मैशअप पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ मेनली वो टॉपिक पूछ लिए जाते हैं या उन टॉपिक में से कुछ पूछ लिया जाता है, उनसे रिलेटेड स्टोरीज़ या उनसे रिलेटेड जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ज़रूरी है कि हम उन टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है, तो हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स आज कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला है द ब्लैक होल इवेंट और द ब्लैक होल एपिसोड। तो ये जो ब्लैक होल एपिसोड है वो उस टाइम का है जब इंग्लिश वॉर चल रही। ठीक है, तो उस वॉर के चलते जो सिराजुद्दौला थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे उनसे ब्रिटिशर्स से, तो उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स उनके प्रिजनर्स बन चुके थे सिराजुद्दौला के अंडर में, जो प्रिजनर्स इंग्लिश प्रिजनर्स बने थे उसमें से कुछ वुमेंस भी थी, कुछ चिल्ड्रंस भी थे। उन्हें क्या किया गया, एक प्रिजन रूम फोर्ट में जो था उसमें एक प्रिजन रूम था, वहाँ पे उन सारे प्रिजनर्स को भर दिया गया एक साथ। एक्चुअली द मेन थिंग इज़ दैट कि जो प्रिजनर्स थे दे वर अबाउट 146। ठीक है, और उस रूम यानी उस जो प्रिजन रूम का जो डायमेंशन था वो 18 फीट लॉन्ग बाय 14 फीट एंड 10 इंचेस वाइड था। अब आप खुद सोच रहे हैं कि इतने छोटे से रूम में विद अ स्मॉल विंडो, एक बहुत ही छोटी सी विंडो के साथ, जो कि ऊपर की साइड थी, सिर्फ एक छोटी सी विंडो, 146 मेंबर्स को भर देना, प्रिजनर्स को भर देना। और जिस दिन उन प्रिजनर्स को उस रूम में डाला गया, दैट वाज 20 जून। ओके, और जब नेक्स्ट डे उन्हें निकाला गया, यानी उन जो प्रिजनर्स को जब उस प्रिजन रूम से नेक्स्ट डे निकाला गया, तो उनमें से सिर्फ 23 बचे थे जो ज़िंदा थे, बाकी सब मर चुके थे। यू कैन इमेजिन इतने सारे लोग एक छोटे से रूम में कैसे रह सकते हैं, इतना ज़्यादा सफोकेशन, इतनी ज़्यादा गर्मी। उस रूम, उस जो विंडो थी छोटी सी, उससे एयर लेने के लिए एक के ऊपर एक इंसान चढ़ा जा रहा था, एक दूसरे को मार रहा था। इतना सफोकेशन था, बिल्कुल ना सनलाइट थी ना एयर था, जिसकी वजह से बाकी सभी लोगों की डेथ हो गई। ओनली 23 सर्वाइव द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, जब वो प्रिजन रूम ओपन किया गया तो सिर्फ 23 लोग बचे थे, बाकी सब की मौत हो गई थी, which was only because of excessive heat and suffocation. Okay, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला, जिसने ये सब करवाया था, उन्हें एज अ मॉन्स्टर ऑफ क्रूएलिटी पेंट किया गया एज अ मॉन्स्टर ऑफ क्रूएलिटी। सो दिस वाज अ ब्लैक होल इवेंट, ब्लैक होल एपिसोड। तो इसके बारे में आप सब जान ही गए हैं। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले इससे रिलेटेड, तो आप सब आंसर देने के लिए कैपेबल होंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now let's discuss about permanent settlement of Bengal 1793 by Lord Cornwallis। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम नए नए गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन उनका निकाल सकें। ठीक है, तो इस मेन रीज़न से लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया था बंगाल में। और सबसे पहले उन्हें इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना था कि जो है यूसेज और टेन्योर, जो रेंट है, वो सब उससे रिलेवेंट जो प्रॉब्लम्स थी बंगाल में। ठीक है, लैंड रेवेन्यू, मेनली लैंड रेवेन्यू सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उन्हें निकालना था। जो मेन डिस्कशन किया जाता था दैट वाज टेकन बाय सर जॉन शोर, जो कि लीडिंग पार्ट था। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ लॉर्ड एंड द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मिस्टर जेम्स ग्रांट। अब उसके बाद देखिए, जो कॉर्नवालिस थे उनके मन में 3 क्वेश्चन चल रहे थे कि एक्चुअली सेटलमेंट किसके साथ किया जाए। ठीक है, कि ज़मींदार हैं या टिलर, जो कि सॉइल टिल करते हैं, ज़मींदार या फिर टिलर, एक्चुअल ओनर कौन है सॉइल का। ठीक है, तो ये सेटलमेंट किसके साथ किया जाए, दैट वाज द क्वेश्चन। उसके बाद ये था कि ये जो सेटलमेंट है वो कैसे किया जाए, मतलब फॉर द टर्म ऑफ ईयर किया जाए या परमानेंट किया जाए। ठीक है, और ज़मींदार की जो पोजीशन है वो क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है ज़मींदार की। ठीक है, तो ये जो मेन कुछ क्वेश्चंस थे, ये इनको सॉल्व करना था कॉर्नवालिस को। इनके अंदर ये क्वेश्चन चल रहा था कि जो ज़मींदार होता है, क्या वो एक्चुअल ओनर होता है लैंड का, या फिर मतलब उस ओनर होता है, उसको प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, या फिर वो सिर्फ टैक्स कलेक्टर होता है, टैक्स गैदरर होता है। तो ये क्वेश्चन कुछ थे।
ठीक है। अब जो उनके साथ जो उनके एजेंट्स थे, जैसे कि सर जॉन शॉर और जेम्स ग्रांट, तो दोनों के अलग अलग व्यू थे। सर जॉन शॉर जो थे, उनका कहना था कि जो ज़मींदार होता है, इट ही इज़ अ एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड। वो ओनर होता है लैंड का, और उसे ही पेमेंट करनी चाहिए एनुअली स्टेट को। ठीक है, जो भी लेके वो स्टेट को उसी को करना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल ओनर होता है। वो चाहे तो अपने बच्चों को दे दे, वो चाहे तो बेच दे, या फिर वो चाहे तो उसका कुछ भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो मेन ओनर है उसका, जैसा कि लेटर मुगल टाइम्स में हुआ करता था। लेकिन जो जेम्स ग्रांट थे वो दूसरी थॉट्स के थे। उनका कहना था कि जो लैंड है उसका ओनर सीधे स्टेट है और कोई नहीं। मतलब जो लैंड्स हैं वो सभी स्टेट के अंडर आते हैं, एंड स्टेट इज़ द रियल ओनर ऑफ द ऑल द लैंड्स। ओके, बट कॉर्नवालिस ने यही समझा। उन्होंने सर जॉन शोर का जो व्यू था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसे सही मानते हुए उन्होंने ज़मींदार को एक्चुअल ओनर माना, और उन्होंने ज़मींदार के साथ ही सेटलमेंट करने का डिसाइड किया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें पहले भी सुनी थी कि जो टिलर्स हैं या पीजेंट्स हैं, उनके साथ तो बहुत सारे सेटलमेंट्स करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कभी फुलफ़िल नहीं हुआ। ठीक है, तो उन्होंने ज़मींदार के साथ सेटलमेंट करने का डिसाइड किया। अब एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जो असेस्ड अमाउंट होता है, मतलब लैंड रेवेन्यू का जो असेस्ड अमाउंट मिलता है, और जो एक्चुअली रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, उसमें बहुत हेरफेर होती है। ठीक है, जो एक्चुअल मनी आया है उसमें, और जो सबमिट किया जा रहा है स्टेट को, उसमें बहुत ही एरर्स होते हैं। तो वो चीज़ भी, और कहीं रिटर्न ऑफ तो होता नहीं है, तो वो चीज़ भी बहुत प्रॉब्लम वाली थी। तभी कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस ने ये बोला कि सारे जो रेवेन्यूज़ होंगे वो एक्चुअल कलेक्शन जो है वो किया जाएगा। 1790 टू 91 के लिए पहले किया गया था कि सारे एक्चुअल कलेक्शन देखे जाएंगे। ठीक है, और ये जो सेटलमेंट किया जाएगा वो परमानेंट सेटलमेंट किया जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, फिर देखिए जो कॉर्नवालिस थे, उन्होंने क्योंकि सोच रखा था कि जो सेटलमेंट होगा वो परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जंगल को क्लियर करके उस लैंड को फर्टाइल बनाना, उस पर डेवलपमेंट करना में टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा, जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो सर जॉन शोर से डिफ़र किया, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका इस व्यू को सैंक्शन मिल गया। मीन्स कॉर्नवालिस के इस व्यू को कि जो सेटलमेंट है वो परमानेंट टाइम के लिए होना चाहिए। जो जॉन शोर थे, उन्होंने कहा कि ये जो सेटलमेंट हो रहा है वो परमानेंट नहीं होना चाहिए, वो 10 ईयर्स के पीरियड के लिए रखना चाहिए। तब जो कॉर्नवालिस थे, उन्होंने बोला कि ये जो पीरियड ऑफ टाइम है ये बहुत लिमिटेड है, और इतने में किसी जंगल को क्लियर करके उस पर परमानेंट इम्प्रूवमेंट उस लैंड पे करना पॉसिबल नहीं है। और इस व्यू को, इसीलिए जो ये सेटलमेंट है वो परमानेंट होना चाहिए, इस व्यू को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भी सैंक्शन किया। अब उसमें से देखिए 11% ज़मींदार्स के लिए छोड़ा गया था। लैंड जितना भी निकलता है लैंड से, उतना 11% ज़मींदार्स के लिए छोड़ा गया। बाकी का 89% फिक्स्ड अमाउंट पे स्टेट की डिमांड थी फॉर द रेंटल पर्पस। रेंट स्टेट को जाता था 89%, ओनली 11% रिमेन्स विद ज़मींदार्स। Okay, so this was your Permanent Settlement Act by Cornwallis. So let's move to the next topic, that is the Subsidiary Alliance System by Lord Wellesley, who were from 1798 to 1805. See, जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था वो मेनली जो लॉर्ड वेलेस्ले थे उनके थ्रू इंडियन स्टेट्स को एक ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर के ऑर्बिट के अंदर लाना था। ठीक है, मतलब उनके कंट्रोल के अंदर लाना था। एक उनके जो उन्होंने एक राउंड बनाया हो, एक चक्र गोला बनाया हो, उसके अंदर इंडियन स्टेट्स को कैप्चर कर लेना, ये मोटिव था थ्रू सब्सिडरी अलायंस। और ये करने के पीछे दो और कारण थे कि पहला तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाएगी, और दूसरा जो इंडिया पे नेपोलियन का जो खतरा इतना मंडरा रहा है वो हट सकता है। देखिए इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि हर एक इंडियन स्टेट के अंदर, जो कि ब्रिटिश रूल के अंदर आते हैं, जो स्टेट्स, जो टेरिटरीज़, जो इंडियन टेरिटरीज़ ब्रिटिश रूल के अंदर आती हैं, वो उन सभी स्टेट्स के आउटर जो मेन बाउंड्री है उसके बाहर एक ब्रिटिश बाउंड्री, एक ब्रिटिश फोर्स की बाउंड्री, एक ऐसी
इस्टेब्लिश कर देंगे, जिसकी वजह से उनका ऐसा कहना था कि जिसकी वजह से उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। ब्रिटिश जो फोर्स है वो इंडियन टेरिटरीज़ की प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। और उन्होंने ये सब करते हुए ये वादे भी किए थे कि वो सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन वो इंडियन स्टेट के इंटरनल मैटर्स में किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो कि वो बाद में करने लगे थे। और उन्हें ये नहीं कहा गया सीधे सीधे कि आपको जो है उस फोर्स के लिए जो इंडियन टेरिटरी है जिसके अराउंड फोर्स लगाई गई है वो उसको पे करेगी, बल्कि उन्हें इस तरह से बोला गया कि उस जो फोर्स जो तुम्हारी स्टेट के अगल बगल लगाई गई है उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए जो भी पैसे लगेंगे, जो एक्सपेंसेस लगेंगे, वो इंटरनल इंडियन टेरिटरी देगी। और ये ट्रीटी वहाँ के निज़ाम के थ्रू हुई थी। अब इस जो सब्सिडरी जो ट्रीटी हुई थी उसके अंदर कुछ ऐसे फॉलोइंग कुछ कंडीशंस थे, जो कि ये थे कि जो इंडियन स्टेट्स हैं वो अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देंगी उस ब्रिटिश कंपनी को, जो फोर्स लगी हुई है वो, और वो किसी भी तरह से वॉर उनके साथ नहीं करेगी, और वो जो फोर्स है वो हर वॉर से उन्हें बचाएगी, ठीक है। और ये भी कहा गया था कि जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो कुछ उन्हें पे करना पड़ेगा कैश में कंपनी को, और जो बड़े स्टेट्स हैं उन्हें पब्लिक पीस रखने के लिए जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो रेजिडेंट भी हो सकते हैं अंदर इंटरनल जो इंडियन टेरिटरी है वहाँ के, मतलब वो अंदर रह भी सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ थी कि जो स्टेट था अंदर का उसे ब्रिटिश रेजिडेंट को उसके अंदर एक हेड क्वार्टर बनाने के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी, और वो उसके अलावा जो स्टेट है वो और किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं कर सकता बिना कंपनी के कंसल्टेशन के, ठीक है। ये वादा किया गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी जो है वो किसी भी तरह से इंटरनल अफेयर्स, उस स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी, और जो कंपनी है वो आपको किसी भी फॉरेन एनिमी से इंडियन स्टेट्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये चीज़ें थी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंडर, जिसमें पूरी तरह से अच्छाई और जो भलाई थी वो ब्रिटिशर्स की ही थी। Okay, so now let's move to the next topic, that is the Doctrine of Lapse by Lord Dalhousie from 1848 to 56. Okay, so the Doctrine of Lapse you can say as the annexation of peace. मतलब इंसान को आज़ादी से रहने का कोई हक नहीं था। एक तो जब ब्रिटिशर्स आ ही गए थे तो वैसे भी कोई जिस तरह से वो कैप्चर कर रहे थे हर चीज़, हर स्टेट, जहाँ पे हर अपना रेंट लगा रहे थे, तो उस तरह से एक तरह से पीस तो उन्होंने कैप्चर कर ही ली थी, बट पॉलिटिकली मतलब लोग समझ भी ना पाए और वो कैप्चर भी कर ले जाए। तो इस तरह से जो एक जाल बिछाया जा रहा था, तो ये एक जाल डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का लॉर्ड डलहौजी ने भी बिछाया, जिसके थ्रू जो लॉर्ड डलहौजी हैं उन्होंने इंडियन स्टेट्स को अनेक्स करने का एक तरीका निकाला डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू, ठीक है। सो सिंपली आप जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उसे इस तरह से समझिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये कहा, कई स्टेट्स ऐसे होते थे, कई राजा महाराजा ऐसे होते थे जिनके खुद के कोई सन नहीं होता था, जिनका खुद का कोई सन नहीं होता था जिसे वो आगे का सक्सेसर बना सकें, ठीक है। तो उनका कहना यही था, जिन राजाओं के रियल सन्स नहीं हैं, यानी रियल सन या रियल सक्सेसर नहीं है उस गद्दी पर राज करने के लिए, तो वो जो स्टेट है वो उस राजा के बाद वो गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश रूल के अंडर आ जाएगी, वो कंपनी के अंदर आ जाएगी, ठीक है, उसे अनेक्स कर लिया जाएगा। तो आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर ये समझिए कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि जो राज्य यानी जो स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें जो राजा हैं उनका रियल सन नहीं है, उनका यानी उनका खुद का रियल सन नहीं है, अडॉप्टेड सन है, तो वो अडॉप्टेड सन को किसी भी तरह से सक्सेसर नहीं बना सकते, रियल सक्सेसर गद्दी का राजा नहीं बना सकते। वो स्टेट उस राजा के मरने के बाद वो ब्रिटिश रूल के अंदर आ जाएगा, वो ब्रिटिश अनेक्सेशन में आ जाएगा, ब्रिटिशर्स उसे ले लेंगे, ठीक है। सिर्फ रियल सन्स ही आगे के सक्सेसर्स बन सकते हैं। तो यही चीज़ थी, और ऐसे करके कि काफ़ी सारे ऐसे राज्य थे जहाँ पे अडॉप्टेड सन सक्सेसर्स बनाए जाते थे। ज़रूरी नहीं था कि लोग सिर्फ मतलब रियल सन्स को ही बनाए, जिससे वो विश्वास करते थे उन्हें बनाते थे, तो वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे करके इस रूल के चलते हुए
जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को अपने कब्ज़े में कर लिया, जैसे कि सतारा हो गया, संबलपुर हो गया, झांसी, नागपुर। तो इन सब में क्या हुआ, इन सब में इसी चीज़ को लेकर बहुत लड़ाई हुई और यही लड़ाई आगे चल के 1857 का जो और यही लड़ाई आगे चल के जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट रोल था, एक तो रेशलिज्म की वजह से भी बहुत कुछ हुआ था और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से भी बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से एक थी झांसी की रानी। See, let me tell you the names of that states which were covered, which were annexed under this doctrine of lapse by Lord Dalhousie. तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, तो ये सारे ऐसे स्टेट्स थे जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर ले लिए गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई रियल सक्सेसर नहीं था, सिर्फ इस बात के लिए लोगों ने बहुत लड़ाई की इस चीज़ के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती ले लिए गए। सो दिस वॉज योर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, जो मोटा मोटा एक आप रीज़न लगा सकते हो। देखो, कहानी पढ़ना और एक टू द पॉइंट चीज़ पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। टू द पॉइंट आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, आपको, क्योंकि क्वेश्चंस जो मेन बनते हैं वो टू द पॉइंट बनते हैं, कोई कहानी से नहीं बनते, ठीक है। और ना ही कहानी लिखने को आती है आपको ज़्यादा, तो वो चीज़ आप रिलेट करो। कहानी लिखने को तो कहानी कोई बना भी सकता है, बट उसके लिए उसका मेन पॉइंट मेन पॉइंट पता होना चाहिए कि एक्चुअली है क्या ये टॉपिक, ठीक है, तब आप कहानी बना सकते हो। जब आपको यही नहीं पता होगा कि एक्चुअली टॉपिक क्या है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ से, जो मेन एक क्रिस्प मटेरियल है जो एक टॉपिक का, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप कहीं भी इस टॉपिक को ढूंढोगे तो आपको मेन चीज़ यही बताई जाएगी कि एक्चुअली ये था क्या, ठीक है। तो वो मैं आपको बता ही रही हूँ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ महलवारी एंड रियातवारी सिस्टम। तो एक एक करके हम इसको कवर करते हैं। महलवारी सिस्टम क्या था, देखिए, इसके चलते देखिए क्या किया गया कि जो हर एक विलेज था और विलेज में जो लैंड था, ठीक है, वो सभी लैंड्स जॉइंटली एक विलेज कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। मतलब एक पूरी विलेज कम्युनिटी बना दी गई थी, जिसे को शेयर्स भी कहे जाते थे, ठीक है। को शेयर कहा जाता था उस विलेज कम्युनिटी को, जिसके अंडर में वो सारे ही विलेजेस के लैंड्स आते थे, जो कि जिनसे जुड़ी हुई है विलेज कम्युनिटी, या को शेयर कह सकते हो, बॉडी ऑफ को शेयर्स, ठीक है। और वो जो को शेयर्स की बॉडी थी वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल थी उस लैंड रेवेन्यू के पेमेंट करने के लिए, किसे, टू द स्टेट। मतलब समझ रहे हैं, जो लैंड्स हैं विलेजेस के, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं विलेज कम्युनिटी के लिए, या फिर उसे कह सकते हो आप बॉडी ऑफ को शेयर्स। और वो जो बॉडी ऑफ को शेयर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है स्टेट के लिए, और वो जाके स्टेट को वो रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू देगी कलेक्ट करके। और क्योंकि ये विलेजेस, एक एक विलेज यूनिट्स को बोला गया था, इसलिए इन्हें महल का नाम दिया गया, महलवारी सिस्टम। महल मतलब ई स्टेट, ठीक है। इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लैंड रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करें एक एक करके, लेकिन जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल था वो विलेज कम्युनिटी थी, ठीक है, बॉडी ऑफ को शेयर। जो विलेज कम्युनिटी हुआ करती थी वो उस विलेज की ओनर हुआ करती थी, उस कॉमन लैंड की, और उसमें सभी फॉरेस्ट लैंड भी आ जाते थे और पैस्चर्स वगैरह भी आ जाते थे, ठीक है। तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती थी विलेज कम्युनिटी के लिए, और जो विलेज कम्युनिटी थी वो रिस्पॉन्सिबल होती थी स्टेट के लिए, ठीक है। तो स्टेट को वो लैंड रेवेन्यू देती थी कलेक्ट करके। तो ये था आपका महलवारी सिस्टम। महल मतलब ई स्टेट मतलब विलेजेस, ठीक है। तो एक एक विलेज से मिलकर जो विलेज कम्युनिटी बनती थी, और विलेज कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल होती थी स्टेट के लिए, वो उसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके देती थी, ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन लैंड का जो ओनर है वो जाके सीधे स्टेट को देगा, ये नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए इसे महलवारी सिस्टम कहा गया। नौ रियातवारी सिस्टम। अब रियातवारी सिस्टम देखिए क्या है। रियातवारी सिस्टम में ये है कि जो लैंड है वो जिस भी होल्डर के नाम पे रजिस्टर्ड है वो मेन ओनर माना जाएगा, और वही जो है लैंड रेवेन्यू स्टेट को देगा सीधे जाके, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं रहेगा, ठीक है। तो जिस इंसान के नाम पे, जिस होल्डर के नाम पे लैंड रजिस्टर है, उसी को रिकग्नाइज़ किया जाएगा कैसे, एज अ प्रोपरेटर ऑफ लैंड, ठीक है। लैंड उसकी प्रॉपर्टी होगी जिसके नाम पे वो लैंड रजिस्टर है, और वो डायरेक्ट पेमेंट करेगा लैंड रेवेन्यू का किसे, स्टेट को। तो ये था रियातवारी सिस्टम, मतलब रियात से सीधे डायरेक्टली स्टेट को जो लैंड रेवेन्यू पेमेंट किया जा रहा है। और वो जो लैंड ओनर रहता था उसको कोई भी राइट था, मतलब सबलेट कर सकता था, उसे किराए पे दे सकता था, ट्रांसफ़र कर सकता था, बेच सकता था, कुछ भी कर सकता था, क्योंकि ही वॉज द रियल ओनर, ठीक है।
और गवर्नमेंट उसकी होल्डिंग्स के किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी से कर सकती जब तक वो लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को या स्टेट को पे कर रहा है। पर जब वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाएगा तब जो स्टेट है वो उसका लैंड अनेक्स कर लेगी, अपने अंडर में ले लेगी। तो ये था आपका महलवाड़ी सिस्टम, रियातवाड़ी सिस्टम। ओके, सो आई होप आज हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए वो इम्पोर्टेंट थे और आप सभी को समझ में ज़रूर आए होंगे। एक कहानी की तरह मैंने आपको समझाया है और हमने देखी कौन कौन से, एक हम फिर से रिकैप करते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने आज कवर किए। तो फर्स्ट वाज ब्लैक होल इवेंट, ठीक है, ब्लैक होल इवेंट। फिर था आपका परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। अब देखिए जो ब्लैक होल इवेंट था वो सब किस वजह से हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे और जो नवाब्स थे उनके बीच की लड़ाई की वजह से ये ब्लैक होल इवेंट हुआ था, ठीक है। फिर हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा बंगाल का 1793 में जो हुआ, जो कि किसके अंडर में हुआ था, किसकी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के वजह से हुआ था, कॉर्नवालिस की वजह से, ठीक है। उसके बाद हमने लॉर्ड वालिस के अंडर होने वाले सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो कि लॉर्ड वालिस जिनका टाइम पीरियड 1798 से 1805 के बीच में था इंडिया में, ठीक है। तो हमने उनके अंडर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को पढ़ा। फिर हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी के अंडर में आया था फ्रॉम 1848 टू 1856, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अंडर लॉर्ड डलहौजी। फिर हमने पढ़ा महलवारी सिस्टम और रियातवारी सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड काइंडली नोट दिस कि आपके जो कमेंट्स हैं वो रिस्पेक्टफुल हों, क्योंकि अगर आपको क्योंकि आपके ही लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये कमेंट कीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको क्या नहीं समझ में आया। कोई नेगेटिव कमेंट्स प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी मेंटालिटी को भी दिखाता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो देन काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।